दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। दोस्तों, कहानी सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, अगर मैं इसके ग्रामर के पार्ट के बारे में बात करूं तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही अच्छे और नए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलेंगे जो अभी तक आपने शायद वीडियो में नहीं देखे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप कृपया करके कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि आज के जो स्ट्रक्चर्स हैं शायद आपको उनके बारे में नहीं पता होगा, तो आप उन्हें नोट भी ज़रूर करें। और दोस्तों, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी करें और साथ में हाइप भी करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस कहानी को पढ़ना शुरू करता हूँ। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ पैलेस और एन इन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पैलेस का मतलब होता है महल और INN इसको इन पढ़ेंगे। इन का मतलब होता है सराय, जिसको धर्मशाला भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि महल या धर्मशाला। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और दोस्तों एक एक वर्ड को, एक एक स्ट्रक्चर को आप नोट करें। और यदि आपको ये आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और साथ में हाइप भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे किंग विराट वॉज शॉक्ड टू सी आ hermit sitting on his elegant bed। क्या मतलब हुआ? वन डे किंग विराट वॉज शॉक्ड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज या वर्क का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्क के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। शॉक्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैरान हो जाना। एक दिन राजा विराट हैरान हो गए। क्यों हैरान हो गए? टू सी देखकर, आ हर्मिट। दोस्तों, हर्मिट का मतलब होता है साधु, सन्यासी, उसे हर्मिट कहा जाता है। एक सन्यासी को देखकर, एक साधु को देखकर हैरान हो गए। सिटिंग बैठे हुए, ऑन हिज एलिगेंट बेड। दोस्तों, एलिगेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुंदर, और हिज मतलब अपने, ऑन हिज मतलब अपने सुंदर बेड पर। बेड मतलब बिस्तर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे King Virat was shocked to see a hermit sitting on his elegant bed। एक दिन एक साधु को अपने सुंदर बेड पर या कह सकते हैं बिस्तर पर बैठा हुआ देखकर जो राजा विराट थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। चलिए आगे देखिए। ही गॉट फ्यूरियस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हमेशा ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ देखने वाली बात यह है कि यदि आप में से कई लोग जो ग्रामर सीख चुके हैं या फिर जो ग्रामर सीख रहे हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगा कि ये जो हम वर्ड देख रहे हैं FURIOUS, फ्यूरियस, दोस्तों ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्रोधित। बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति गुस्सा होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है, उसे फ्यूरियस कहा जाता है। अब जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल यहाँ पर वर्ब के रूप में कैसे किया गया है। तो दोस्तों, इसका भी एक तरीका है। देखिए क्या होता है, जब आप किसी एडजेक्टिव को ना मतलब कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में बनाएंगे तब तो आप उसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वह नाराज़ था या कह सकते हैं वह क्रोधित था, तो आप क्या बोलेंगे? ही वॉज फ्यूरियस। वह नाराज़ है या क्रोधित है, ही इज़ फ्यूरियस। लेकिन जब आप इसको एक वर्ब में प्रयोग करेंगे तब आपको क्या करना होगा? आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, क्योंकि दोस्तों एडजेक्टिव में आप किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर सकते। तो उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है। गेट फ्यूरियस का मतलब हो गया नाराज़ होना, क्रोधित होना, और सेकंड फॉर्म है गॉट क्यूरियस। तो अब जैसे हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव में जब भी हम कोई वाक्य बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो गेट की जगह यहाँ पर गॉट हो गया। तो गेट फ्यूरियस मतलब क्रोधित होना और सेकंड फॉर्म होगी गॉट फ्यूरियस। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से एडजेक्टिव को भी वर्ब बना के वाक्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इसका क्या अर्थ हुआ, ही गॉट फ्यूरियस, मतलब वह नाराज़ हो गए। और दोस्तों यहाँ जो ये ही है, किसके बारे में बात हो रही है, कहानी को आप सुन रहे हैं, ये जो राजा साहब हैं विराट, उनके बारे में बात हो रही है। ही गॉट फ्यूरियस, वह नाराज़ हो गए। आगे देखिए, ही शाउटेड। दोस्तों शाउट का अर्थ होता है चिल्लाना, SHOUT, और सेकंड फॉर्म है शाउटेड, और ये पास्ट का ही वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही शाउटेड, वह चिल्लाए। हु आर यू एंड हु लेट यू एंटर माई चैम्बर, क्या अर्थ हुआ, हु आर यू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में कोई नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, साथ में ये एक इंटरोगेटिव वर्ड भी है, तो यहाँ पर इसको इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है। हु का मतलब कौन, तो इसका क्या अर्थ हुआ, ही शाउटेड, वह चिल्लाए। हु आर यू, आप कौन हो। एंड हु लेट यू एंटर माई चैम्बर, और आपको मेरे कक्ष में किसने प्रवेश करने दिया। और दोस्तों देखिए यहाँ लेट का यूज़ किया गया। लेट को समझ लीजिए, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी तरह की आज्ञा को दर्शाते हैं कि किसी काम को होने देना या नहीं देना, वो हम कैसे दर्शाते हैं, लेट का वहाँ हेल्पिंग ऑफ के रूप में प्रयोग करके। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा यहाँ तक, कि यहाँ से समझ लेते हैं ताकि कहानी को आप अच्छे से ठीक समझ सकें। एक दिन जो राजा विराट थे वो एक साधु को अपने सुंदर बेड पर बैठे हुए देखकर बहुत ज़्यादा क्या था, हैरान हो गए। ही गॉट फ्यूरियस, फिर वो बहुत क्रोधित हो गए। ही शाउटेड, वे चिल्लाए। हु आर यू, तुम कौन हो। एंड हु लेट यू एंटर माई चैम्बर, और आपको मेरे चैम्बर में, चैम्बर का मतलब है कक्ष, और आपको मेरे कक्ष में प्रवेश किसने करने दिया। हाउ डिड यू रीच देयर। अब दोस्तों ये जो वाक्य है ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंटरोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट करें। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को मेंशन करना है। अब पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, उसके बाद आपको फर्स्ट होम लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट होम। तो ये रीच फर्स्ट होम है जिसका मतलब होता है पहुंचना। और दोस्तों अगर आप इस वाक्य के अंदर एक इंटरोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करेंगे तो तब आपको उस इंटरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले मेंशन करना है। HOW हाउ मतलब कैसे, तो आप इस चीज़ को भी याद रखें जब आप कोई भी इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे और यदि उसमें आप इंटरोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ, हाउ डिड यू रीच हेयर, तुम यहाँ कैसे पहुँचे। गेट आउट एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत, गेट आउट एट वंस, तुरंत चले, यहाँ से चले जाओ। गेट आउट एट वंस मतलब तुरंत निकल जाओ। द हर्मिट सैड, द हर्मिट सैड मतलब कि साधु ने कहा। से मतलब कहना, सेकंड ऑफ सैड, द हर्मिट सैड साधु ने कहा। ब्रदर मतलब कि भाई। दिस इज़ एन इन, और दोस्तों जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था इन का मतलब होता है सराय या फिर धर्मशाला। और सराय का मतलब क्या होता है, धर्मशाला का, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। इस तरह के स्थान होते हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है, थोड़ी देर वहाँ पर विश्राम कर सकता है, आराम कर सकता है। तो इस तरह की जो जगहें होती हैं उनको इन कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, धर्मशाला या फिर सराय। तो क्या अर्थ हुआ, द हर्मिट सेड, साधु ने कहा, ब्रदर भाई, दिस इज़ एन इन, ये एक सराय है या कह सकते हैं ये एक धर्मशाला है। आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ। यू ऑल्सो स्टे हेयर, और दोस्तों ऑल्सो मतलब भी, यू ऑल्सो स्टे हेयर, आप भी यहाँ रहते हो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। इसके स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या फिर फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जब आपके सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन तब आपको फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है। और यदि सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन तब आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ जैसा हम देख सकते हैं आई सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म लगाई गई और यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ। यू ऑल्सो स्टे हेयर, आप भी यहाँ रहते हो। और दोस्तों लिव का मतलब भी रहना होता है और स्टे का मतलब भी रहना होता है। और वैसे स्टे का मतलब ठहरना भी होता है, साथ में रहना भी होता है। चलिए आगे देखिए। दिस इज़ नॉट एन इन बट माई पैलेस, शाउटेड द किंग, और शाउट मतलब चिल्लाना, सेकंड ऑफ शाउटेड, शाउटेड द किंग, राजा चिल्लाया। दिस इज़ नॉट एन इन बट माई पैलेस, ये धर्मशाला नहीं बल्कि मेरा महल है। चलिए, और दोस्तों इस स्ट्रक्चर को भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर बट का मतलब क्या आता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या निकला, बल्कि। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, शाउटेड द किंग, जो राजा था वो चिल्लाया, दिस इज़ नॉट एन इन बट माई पैलेस, ये सराय नहीं, ये धर्मशाला नहीं बल्कि मेरा महल है। आगे देखिए।
द हर्मिट आस्क्ड द किंग, आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क, तो क्या अर्थ हुआ, द हर्मिट आस्क्ड द किंग, साधु ने राजा से पूछा। हु लिव्ड इन दिस पैलेस बिफोर यू, द हर्मिट आस्क्ड द किंग मतलब क्या हुआ, साधु ने राजा से पूछा हु लिव्ड इन दिस पैलेस बिफोर यू। अब दोस्तों यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए, जो मैं ऊपर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको एक दो अच्छे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको डिस्कस करता हूँ और आप इसे बिल्कुल तसल्ली से ध्यान से सुनिए, समझिए, और अगर हो सके तो कॉपी पेन भी रखिए ताकि आप उसे नोट कर लें। देखिए दोस्तों, हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके अलावा इंटरोगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए, इसको यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरी बात जो मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसे नोट कर लीजिए। जब आप हु का प्रयोग करेंगे एक वाक्य में, इंटरोगेटिव वाक्य को बनाने में, तब वहाँ पर जब आप हु का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों हु के साथ कभी भी डू, डज और डिड का इस्तेमाल नहीं होता। अब देखिए, अब आप इस बात को समझ ही होंगे कि वहाँ पर डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं होगा तो वाक्य को कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों अब जैसा इस वाक्य को हम देख सकते हैं, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अब यहाँ पर क्या है कि डिड का इस्तेमाल तो नहीं किया गया और ये पास्ट का वाक्य है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो डिड का इस्तेमाल हमें करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब आप हु का प्रयोग करेंगे तो आपको डू, डज या फिर डिड का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों फिर हमें क्या करना होगा, हम ये कैसे नोटिफाई करेंगे, हम कैसे दर्शाएंगे कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका तरीका है, अब जैसे मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर हु का इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ डिड का इस्तेमाल नहीं किया गया रूल के अकॉर्डिंगली। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, इसलिए यहाँ पर क्या करा, यहाँ सेकंड फॉर्म लगा दी गई। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हु लिव्ड इन दिस पैलेस, इस महल में कौन रहता था, बिफोर यू, आपसे पहले। अब चलिए दोस्तों दूसरी चीज़ में डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये होता कि यहाँ कौन रहता है, तो यहाँ पर क्या होता, हम यहाँ पर डज का प्रयोग नहीं करते। जैसा मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है कि जब हम हु का यूज़ करेंगे तो डू, डज, डिड का इस्तेमाल साथ में नहीं होगा। अब मान लीजिए ये तो पास्ट का हो गया, अगर ये प्रेजेंट में होता तो क्या होता, यहाँ कौन रहता है, तो हम इसको ऐसे भी नहीं बनाएंगे हु डज लिव हेयर, तो वो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हु, अब हम डज लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल कहता है जब सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट होगा तो फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल होगा, और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो वहाँ डज। तो दोस्तों हमने डज हटाया, तो उस चीज़ को नोटिफाई करने के लिए कि ये सिंगुलर नाउन है तो हम क्या करेंगे, हु लिव्स देयर, मतलब कि लिव की जगह लिव्स लगाएंगे, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हम सिंगुलर नाउन को लेकर वाक्य बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे, और यदि अगर आप समझ गए हो इस बात को तो एक बार कमेंट करके आप इस बात को ज़रूर मुझे बता दें। तो क्या अर्थ हुआ, द हर्मिट आस्क्ड द किंग, मतलब साधु ने राजा से पूछा हु लिव्ड इन दिस पैलेस बिफोर यू, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था। माय फादर, मेरे पिता, रिप्लाइड द किंग, राजा ने जवाब दिया। बिफोर दैट, उससे पहले, माय ग्रैंडफादर, जब उन्होंने उस साधु जी ने पूछा कि उससे पहले, तो राजा साहब ने क्या जवाब दिया, माय ग्रैंडफादर मतलब मेरे परदादा। एंड बिफोर हिम, और उनसे पहले, माय ग्रैंडफादर्स फादर, और दोस्तों ग्रैंडफादर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति को के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो माय ग्रैंडफादर्स फादर क्या हो गया, मेरे परदादा के पिता। तो जब साधु जी ने उनसे पूछा कि उनसे पहले कौन रहता था, तो राजा साहब ने क्या जवाब दिया, माय ग्रैंडफादर्स फादर मतलब मेरे परदादा के पिता। चलिए आगे देखिए, द हर्मिट लाफ्ड एंड सेड, लाफ मतलब हंसना, सेकंड फॉर्म लाफ्ड, द हर्मिट लाफ्ड एंड सेड, जो साधु जी थे वो हंसे और उन्होंने कहा, ओ सन, बेटा, अ पैलेस, एक महल, वेयर, जहाँ, पीपल लिव, लोग रहते हैं, फॉर अ शॉर्ट वाइल, शॉर्ट वाइल मतलब थोड़ा समय, जहाँ लोग रहते हैं फॉर ए शॉर्ट वाइल, थोड़े समय के लिए, एंड देन, और फिर, गो अवे, और चले जाते हैं, इज़ नॉट अ पैलेस, वो एक महल नहीं है, बट एन इन, बल्कि वो क्या है, बल्कि वो एक धर्मशाला है, या कह सकते हैं बल्कि वो सराय है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो साधु जी थे वो हंसे और उन्होंने क्या कहा कि बेटा, एक महल जहाँ लोग रहते हैं, वेयर पीपल लिव फॉर अ शॉर्ट वाइल मतलब जहाँ लोग रहते हैं थोड़े समय के लिए, एंड देन गो अवे, और फिर वो चले जाते हैं, इज़ नॉट ए पैलेस बट एन इन, वो क्या है, वो एक महल नहीं है बल्कि क्या है, वो एक सराय है। किंग विराट अंडरस्टूड, और अंडरस्टैंड का अर्थ होता है समझना, सेकंड फ्रॉम अंडरस्टूड, जो राजा विराट थे वो समझ गए, दैट की द हर्मिट वॉज नॉट अ हर्मिट,
कि वो समझ गए कि जो साधु हैं वो साधु नहीं है बट द गॉड हिमसेल्फ, बल्कि क्या है वो खुद क्या है, ईश्वर हैं, भगवान हैं। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, और सेकंड फॉर्म है प्रोस्ट्रेटेड। तो क्या अर्थ हुआ, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिम, और उन्होंने मतलब उनके सामने दंडवत प्रणाम किया। एंड आस्क फॉर ब्लेसिंग्स, और उसने आशीर्वाद मांगा। किससे मांगा, वो जो साधु जी थे उनसे उन्होंने आशीर्वाद मांगा। तो दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और अगर मैं इस कहानी के मॉरल के बारे में बात करूं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मॉरल है वो आपको अच्छे से समझ ही आ गया हो, क्योंकि जो कहानी है वो कहानी ही अपने आप में एक मॉरल है। क्योंकि दोस्तों जैसा हमने देखा कि आम जीवन में भी हम कई बार हर चीज़ पर अपना हक जताते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा, उस चीज़ों की वजह से कई बार हम आपस में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ झगड़ा झंझट करते हैं, और कई बार हम दूसरे लोगों का दिल दुखाते हैं, उनको कष्ट पहुँचाते हैं। लेकिन दोस्तों सच है ये है कि ये जो जीवन है एक तरह से ये यात्रा ही है, एक जर्नी है, और यहाँ पर हम लोग आए हैं कुछ समय के लिए और फिर हमें आगे ही बढ़ते जाना है। जैसे हम एक सफ़र करते हैं, किसी ट्रेन के अंदर एक हमारी सीट होती है, वहाँ थोड़ी देर बैठने में फिर हम कहीं उतर जाते हैं, उसके बाद उस सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति आके बैठता है, तो वो हमारी कोई परमानेंट जगह नहीं होती। तो दोस्तों ये एक सफ़र है, और सफ़र का यही मज़ा है कि हम सफ़र में अच्छे से सफ़र को काटें, अच्छे से सफ़र को व्यतीत करें, दूसरे लोगों की सहायता करें, किसी का दिल ना दुखाएं, और जहाँ तक हो सके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, किसी को कोई हानि ना पहुँचाएँ, किसी के दिल को ठेस ना पहुँचाएँ, किसी का नुकसान ना करें, किसी व्यक्ति के साथ कोई भी गलत तरीके से बात ना करें, बर्ताव ना करें, और जहाँ तक हो सके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों जैसा हमने इस कहानी में देखा, ये जो एक जीवन है ये भी एक यात्रा है, और ये जैसा हमने देखा कि जो साधु जी आए थे वो उन राजा साहब को ये बात सिखा के चले गए कि ये जो महल है वो महल नहीं, एक तरह से सराय की, जहाँ पर एक व्यक्ति आता है, वो थोड़ा समय रहता है, फिर चला जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति आता है। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा जो ये जीवन है वो चलता रहता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, और ये जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे हाइप भी करें, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।